निखिल का कमरा काफी बड़ा था, इसलिए अकेले रहने पर उसे वहां एक अजीब से खालीपन का एहसास होता था। लेकिन इस वक्त उन दोनों का एक साथ वहां होना उस कमरे के खालीपन को दूर किए हुए था। खिड़की के बाहर उस ठंडी रात में ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी। हालांकि सभी खिड़कियां उस वक्त बंद थी, लेकिन फिर भी तेज हवा के चलने की आवाज उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे सकती थी। कृतिका ने पलटकर बेड के पास वाले शीशे की खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर की ओर देखते ही वो सरप्राइज हो गई। बाहर तो तेज बारिश हो रही है। निखिल ने पलटकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर सच में काफी तेज बारिश हो रही थी। वो प्यार से मुस्कुरा उठा। शुक्र है तुमने रात में यहाँ से लौटने का मन नहीं बनाया। अगर तुम अभी घर जाने के लिए निकलती तो मैं तुम्हारे लिए परेशान हो जाता। उसके बाद निखिल अपने काम में बिजी हो गया और कृतिका फिर से किसी फिल्म में एक्टर्स के किए गए एक्टिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करने लगी। कुछ देर बाद निखिल का काम पूरा हो गया। काम पूरा हो जाने के बाद कृतिका ने उसे जल्दी से सो जाने के लिए कहा। वो उसे और देर तक जागते हुए नहीं देखना चाहती थी। मैं अकेले थोड़ी ना सो पाऊंगा, निखिल ने अपने लैपटॉप को बंद कर बेड के बगल वाली साइड टेबल पर रखते हुए कहा। चलो तुम भी मेरे साथ सो जाओ। इसके बाद कृतिका ने अपना ईयरफोन निकाला और मोबाइल के साथ बेड की कोने में रख दिया। फिर वो भी लेट गई, लेकिन वो अभी भी काफी नर्वस थी। उसने ब्लैंकेट को कस के पकड़ रखा था। निखिल करवट लेकर उसके चेहरे को देखने लगा। फिर कृतिका के करीब आकर उसने उसके माथे पर किस किया। अब सो जाओ, तुम भी थक गई होगी। कृतिका ने अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। क्योंकि निखिल को फीवर था, इसलिए उसका बदन हल्का गर्म था, जिससे ब्लैंकेट के अंदर गर्माहट थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि कृतिका को नींद आ गई। लेकिन निखिल की फिक्र के कारण रात में रह रहकर उसकी नींद खुलती रही, जिसमें वो ये चेक कर लेती थी कि निखिल ठीक से सो तो रहा है ना। थकान के कारण वो खुद भी गहरी नींद में था। ऐसे में कृतिका चुपचाप थर्मामीटर यूज कर उसके टेम्परेचर को चेक कर ले रही थी। इसी तरह सोते उठते फाइनली सुबह 6 बजे उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। उसने फिर से निखिल का बॉडी टेम्परेचर चेक किया। अब उसके बदन का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। अचानक से निखिल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम अच्छे से सो नहीं पाई ना? कृतिका थोड़ा शॉक्ड थी। तुम जाग क्यों रहे हो? उसकी बातों पर गौर कर अचानक से कृतिका ने सवाल किया। क्या मेरे कारण रात में तुम्हारी नींद खुल गई थी? नहीं, निखिल ने कहा। बस नींद में मुझे लगा कि तुम इधर उधर मूव कर रही हो। कृतिका की जिस हाथ में थर्मामीटर था, निखिल उसे पकड़कर अपनी आंखों के करीब लाया। मेरा फीवर तो चला गया। हाँ, कृतिका ने एक राहत भरी लंबी सांस लेते हुए कहा। उसे अच्छी हेल्थ में देखने से ज्यादा खुशी कृतिका को किसी और चीज से नहीं मिलती थी। अभी उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब भी नहीं हुई थी कि निखिल ने उसे पकड़ा और बेड पर लिटा दिया। कृतिका के दोनों हाथ अब दाएं बाएं फैले हुए थे, जिन्हें उसके ऊपर आकर निखिल ने कलाइयों से पकड़ के दबाया हुआ था। तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कोई एक बात जो मैं कहूंगा तुम वो पूरा करोगी। निखिल ने उसकी गर्दन को चूमते हुए धीमी आवाज में ये बात उसके कानों के पास जाकर कही। ठंड के मौसम में दिन रात से छोटे हो जाते हैं। ऐसे में भले ही अभी सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा फैला हुआ था। इस तरह के मौसम में सुबह उठने के बाद भी लोगों का मन अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलने का नहीं करता था। कृतिका पूरी तरह से निखिल के नीचे दबी हुई थी। बाहर अभी भी सूरज का उगना बाकी था। ऐसे में कमरे में फैला हुआ अंधेरा इस सिचुएशन को और भी ज्यादा इंटीमेट बना रहा था। निखिल की धीमी आवाज उसकी गर्दन को सहरा रही थी, जबकि उसके बाल उसके कानों को छूते हुए वहां गुदगुदाहट पैदा कर रहे थे। कृतिका ने देखा कि कैसे निखिल की आंखों की पुतलियां काली होती जा रही थी। उसकी आंखों को देखते ही कृतिका की सांस तेज हो गई। वो इतनी घबरा गई थी कि उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। निखिल ने अपने सर को झुकाकर उसके होठों को किस कर लिया। घबराई हुई कृतिका ने हिलने तक की कोशिश नहीं की। निखिल उसे पैशनेटली किस करता रहा। उसके हाथों ने कृतिका की कलाई को कब छोड़ दिया था और कृतिका को एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसके हाथ निखिल के गर्दन को अपने घेरे में ले चुके थे। निखिल के हाथ रह रहकर उसके लूज टी शर्ट को कभी दाएं तो कभी बाएं नीचे की तरफ खींच रहे थे। ऐसा करने से कृतिका की बदन का कुछ हिस्सा निखिल के सामने आ जाता था, जिस पर उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बरस पड़ते थे।
कृतिका का पूरा बदन कपकपा उठा। शायद ये ठंड के कारण हुआ था या निखिल की बदमाशियों के कारण। उसके बाद निखिल ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब कृतिका को जरा भी ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि निखिल के बदन की गर्माहट से उसका खुद का पूरा बदन तपने लगा था। लेकिन फिर भी कृतिका की कपकपी बंद नहीं हो रही थी। उसने निखिल को कसकर थाम रखा था। अचानक से निखिल ने उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। क्या मैं अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कृतिका ने उसके मन को पढ़ लिया। वो जोर से अपने सिर को हिलाते हुए बोली, नहीं, पर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी कोई एक बात मानोगी। ये कहते हुए निखिल उदासी में मुंह लटकाकर बिस्तर के कोने में बैठ गया। कृतिका उठकर उसके करीब आती है, फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए वो कहती है, अभी हमारे एक होने का वक्त नहीं आया है निखिल। मैं कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाऊं, लेकिन शादी से पहले तुम्हारे करीब आने की मेरी अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट से आगे ना मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ और ना तुम्हें अपने करीब आने दे सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर निखिल मुस्कुरा उठा। उसके माथे को चूमते हुए उसने कहा, तुम बहुत अच्छी हो कृति। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी कोई प्यारी लड़की कैसे आ गई। आई लव यू। आई लव यू टू। निखिल ने उसकी बातों को एक बार फिर से समझ लिया, जिस वजह से कृतिका के दिल में निखिल के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। तो मिस्टर निखिल ओबेरॉय, अब जब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो आपने जी भर के मेरे साथ मस्ती भी कर ली, तो क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे? माँ पूरी रात मेरी फिक्र करती रही होगी। कृतिका ने कहा, ओके। इसके बाद निखिल तैयार होकर कृतिका को उसके घर ले आया। कार से बाहर निकली ही थी कि निखिल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। चलो अब यहाँ तक ले आया हूँ तो ऊपर भी ले चलता हूँ। कृतिका पहले तो चौंक उठी, फिर वो हल्का गुस्सा करते हुए बोली, हे नीचे उतारो मुझे, मैं खुद से चल सकती हूँ। लेकिन निखिल ने उसकी बात नहीं मानी। पूरी रात जाग कर मेरा ख्याल रखा है तुमने, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। उसके जवाब से कृतिका का दिल खुशियों से भर गया। इस लड़के का दिल उसकी तकलीफ को देख दुखता था, इसलिए उसने और कोई विरोध ना करके अपनी हथेलियों को निखिल के गले के चारों ओर लपेट लिया। वो बस प्यार से निखिल को देखती जा रही थी। फिर अचानक से उसने निखिल के गाल को चूम लिया। तुम बहुत अच्छे हो बॉयफ्रेंड जी। निखिल तुरंत मुस्कुरा उठा। ऐसे ही सरप्राइज किसेस करती रहना मुझे, फिर देखना मैं और भी अच्छा बनता चला जाऊंगा। ठीक है। कृतिका मुस्कुरा उठी, फिर उसने बड़े प्यार से उसका नाम पुकारा, निखिल। हम्म। निखिल की आवाज में हल्की मुस्कुराहट भी छुपी हुई थी। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। कृतिका एकदम से धीमी आवाज में बोली। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जो निखिल ने अपने कानों से सुना था उसे कंफर्म करने के लिए वो एक पल को रुक गया और कृतिका को देखने लगा। क्या कहा अभी तुमने? कृतिका ने अपनी पलकें झपकाई, जैसे वो उसे छेड़ रही हो। तुमने क्या सुना? अगले पल उसके सवाल का जवाब दिए बिना निखिल ने कृतिका के होठों को चूम लिया। कृतिका समझ नहीं सकती थी कि उसके मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनकर इस वक्त निखिल किस कदर खुश था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और वो उस झटके से उबर ही नहीं पा रहा था। मैं भी मैं भी तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ कृति। निखिल किसी बुद्धू लड़के की तरह बोल उठा। वो कृतिका के प्यार में पागल सा होने लगा था। आई लव यू टू। फिर वो उसे यूं ही थामे हुए सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगा। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। निखिल ने फिर से उसके होठों को चूप लिया। कितना भी कह लो, पर कम ही लगता है। आई लव यू गर्लफ्रेंड जी। कितनी अच्छी फीलिंग होती है ये, जब कोई लड़की अपने प्यार को कबूल करती है। कुछ महीने पहले तक वो किसी आदमी के प्यार में पड़ने से डर रही थी, लेकिन अब उसने खुद उससे कहा कि वो उससे प्यार करती है। निखिल जानता था कि ये उसके लिए कितना मुश्किल था और कितना खास भी। कृति, मुझ पर भरोसा रखना, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। निखिल ने धीमी आवाज में कृतिका से प्रॉमिस किया। वैसे सच कहा जाए तो उसे ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृतिका पहले से ही जानती थी कि वो उसके लिए कितना मायने रखती है। वो दोनों एक लंबे समय से साथ में थे और इतने वक्त में उसने निखिल के दिल में अपने लिए प्यार के सिवा कुछ और कभी देखा ही नहीं था। मैं जानती हूँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। कृतिका को उसकी हर एक बात पर भरोसा था। वो उस पर इतना भरोसा करती थी कि सुबह निखिल के उसके करीब आने की कोशिश करने पर
वो दिल से उसे एक बार भी मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो खुद के लिए बनाए गए उसूलों पर कायम रहने वाली लड़की थी। शायद इस वजह से ही तो निखिल उसे इस कदर प्यार करता था। अपने उसूलों के कारण ही तो उसने अनिकेत को कभी खुद को एक बार भी छूने तक नहीं दिया था। लेकिन निखिल के लिए उसका प्यार इतना बेपनाह था कि उसने एक लिमिट तक उसे अपने करीब आने की इजाजत दे दी थी। उस वक्त निखिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं है और वो आसमान में उड़ रहा है। वो काफी तेजी से कृतिका को लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि बीच रास्ते में एक परिवार अपने घर से बाहर निकल सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ रहा था। कृतिका उन सबके सामने निखिल की गोद में थी। वो परिवार अनुराधा के घर के सामने वाले घर में ही रहता था। उस परिवार से एक आंटी ने दोनों को छेड़ते हुए कहा, कृतिका, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वाह वाह, तुम दोनों का रिश्ता तो काफी स्ट्रांग लगता है। निखिल के प्यार में डूबी कृतिका को एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि जब निखिल उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो आसपास के परिवार वाले उसे उसकी गोद में देख लेंगे। इस वजह से आंटी के उन दोनों को छेड़ने पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी। उसने निखिल की गोद से उतरने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने उसे नीचे उतरने ही नहीं दिया। मैं जी आंटी, मैं कृतिका का बॉयफ्रेंड हूँ। क्या आप सब कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ओ ओ ठीक है, कर जाइए। हम किसी दिन और बात करेंगे। ऐसे भी इतना भारी वेट उठाए हुए आप सबसे बात कर पाना बड़ा मुश्किल है। निखिल मुस्कुराते हुए बोला। वो पूरा परिवार एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़ा। कृतिका एकदम से हैरान थी। उस बदमाश ने उसका मजाक उड़ा दिया। लेकिन चिंता की बात यह थी कि ये पूरी बात उस परिवार के थ्रू अगले दिन आसपास के सभी लोगों को पता चल जाने वाली थी। कृतिका को निखिल ने फाइनली तब नीचे उतारा जब वो उसे लेकर अनुराधा के फ्लैट के पास आ पहुंचा। दरवाजा बस सटाया हुआ था। अनुराधा आंटी को मालूम था कि कृतिका आने वाली है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल रखा था। घर के अंदर आने पर उन दोनों को किचन से उनकी खाना बनाने की आवाज सुनाई दी। अरे, तुम लोग आ गए? घर के अंदर आई कदमों की आहट के बाद किचन से बाहर आते हुए अनुराधा ने उन दोनों को देखकर कहा। उस वक्त कृतिका के चेहरे पर एक अलग ही तरह की शर्माहट और ग्लो थी। वो तुरंत समझ गई कि ऊपर आने के दौरान जरूर निखिल ने उनकी बेटी के साथ कोई शरारत की थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि निखिल के बीमार होने पर उसकी बेटी ने एक बीवी की तरह उसके पास रहकर उसका ख्याल रखा था। वैसे अनुराधा ये बात अच्छे से जानती थी कि निखिल कृतिका और अपने बीच की दूरी को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। ऐसे में बीती रात उसने जरूर उसके करीब आने की कोशिश की होगी, पर उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो खुद के कदम डगमगाने नहीं देगी। वैसे कृतिका अब कोई बच्ची नहीं थी, इसलिए वो अपनी लाइफ में खुद के लिए जो भी चाहे वो डिसीजन ले सकती थी। और उन्हें ये भी भरोसा था कि अगर कृतिका ने निखिल को अपने करीब आने से रोका होगा तो वो उसके करीब आने के लिए कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करेगा। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए हुए थे कि एक दूसरे के करीब आना या ना आना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अनुराधा इस बात से खुश थी कि कृतिका की जिंदगी में कोई भरोसेमंद इंसान है। उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि उनकी बेटी अब अपने बुरे पास्ट से आगे बढ़कर किसी लड़के पर भरोसा करने लगी थी। चलो चलो, जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका जल्दी से हाथ धोकर किचन में आ गई। जो थोड़ी बहुत हेल्प इस वक्त अनुराधा को किचन में चाहिए थी, वो उसमें उनकी हेल्प करने लगी। कुछ देर बाद नाश्ता करने के दौरान कृतिका ने उसे मिले एक न्यू मूवी ऑफर के बारे में बताया। माँ, मुझे एक और मूवी में काम करने का मौका मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुराधा खुशी से चहकते हुए बोली। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए मिलने वाले अमाउंट के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा। एक्चुअल में उन्हें पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उनकी सोच भी कृतिका जैसी ही थे। इस वक्त उसे जितनी फिल्मों में काम करने का मौका मिले उसके लिए उतना अच्छा था। इससे फिल्मों में काम करने का उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता, जो कि ज्यादा जरूरी था। वैसे भी उसने अभी अपने करियर की शुरुआत ही तो की थी। ऐसे में एक्टिंग वर्क के लिए ज्यादा पेमेंट का ऑफर इस वक्त तो उसे नहीं मिलने वाला था। जो कुछ भी वो अर्न करती उन दो लोगों के लिए उतना काफी था। कृतिका किस्मत वाली थी जो उसे फिल्मों में काम करने का मौका पाने के लिए
स्टूडियो के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे थे और ना ही किसी तरह का ऑडिशन देना पड़ रहा था। साथ ही उसके पिछले वर्क जॉब से इस वक्त तो उसकी अर्निंग काफी ज्यादा थी। सोनाली के लिए एज ए असिस्टेंट काम करने के दौरान मिल रही सैलरी को तो कृतिका की अभी की अर्निंग से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता था। इस फिल्म के लिए कृतिका को जो अमाउंट मिलने वाली थी वो तो ओबेरॉय कॉरपोरेशन में काम करने के दौरान मिल रही उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा थी। इसलिए उसके लिए इस वक्त ये जरूरी था कि वो फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर को एक्सेप्ट कर अपने एक्टिंग एक्सपीरियंस को धीरे धीरे बढ़ाए, जिससे कि साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। इस वक्त उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। कृतिका ने खुशी से अनुराधा को गले लगा लिया। थैंक्स माँ। जब वो अपनी माँ से बात किए बगैर ही तलपेश की मूवी में काम करने के लिए राजी हो गई थी, तब उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसकी माँ उसके फैसले को कम्प्लीटली सपोर्ट करेंगी। वो जानती थी कि उसकी माँ उसकी किसी भी बात को टालेगी नहीं। क्या तुम आज स्कूल जाने वाली हो? अनुराधा ने घड़ी पर नजर जाते ही उससे सवाल किया। नहीं माँ, रात को देर तक जागने की वजह से काफी थकावट सी लग रही है मुझे। आज घर पर ही आराम कर लेती हूँ। स्कूल अगले दिन जाऊंगी और मूवी की शूटिंग के लिए छुट्टी भी ले लूंगी। कृतिका ने जवाब दिया। क्या मतलब छुट्टी ले लूंगी? क्या फिल्म की शूटिंग एक दो दिन में स्टार्ट होने वाली है? अनुराधा ने शॉक्ड होते हुए सवाल किया। हाँ माँ, ये सब अचानक से हुआ। मैं आपको बाद में सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। ठीक है। ये कहने के बाद अनुराधा ने निखिल की तरफ देखा। फिर कुछ याद आते ही वो बोली, यानी तुम फिर से कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर चली जाओगी? ऐसा है तो आज से तुम्हारी निखिल के साथ बाहर की आउटिंग बंद। तुम अपना पूरा वक्त मेरे साथ बिताओगी, ठीक है ना? कृतिका ने तुरंत उनकी बात मानकर सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है माँ। निखिल बेचारा अपना मुंह लटकाए उसे देखता रह गया। वो भी तो यही चाहता था कि फिल्म की शूटिंग के लिए उससे दूर जाने से पहले कृतिका अपना सारा वक्त उसके साथ बिताए। नाश्ता खत्म कर लेने के बाद भी निखिल वहीं रुकना चाहता था। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? चलो भागो यहाँ से। हम माँ बेटी के बीच कबाब में हड्डी मत बनाओ। कृतिका ने निखिल को जानबूझकर डांटते हुए कहा। निखिल परेशान हो गया। जब कोई दो नॉर्मल लोग एक दूसरे को डेट करते हैं तो वे हर दिन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, और वो तब तक एक दूसरे से रोज मिलना चाहते हैं जब तक कि उनका मन एक दूसरे से ना भर जाए। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड कुछ महीनों तक के लिए उससे दूर जाने वाली थी। ऐसे में वो हर घड़ी उसे मिस करने वाला था। पहले जब कृतिका ओबेरॉय कॉरपोरेशन में काम करती थी तो एटलीस्ट उस वक्त भी दोनों रोज साथ में लंच तो करते थे। वैसे कृतिका भी निखिल के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो लड़का अपने ऑफिस ना जाए। निखिल ने अनुराधा के सामने ही कृतिका का हाथ थाम लिया। मैं ऑफिस का काम बाद में निपटा लूंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने दो ना। इससे पहले कि कृतिका कुछ कह दी, अनुराधा बोल उठी। निखिल को यहीं रुकने दो कृति बेटा। आखिर एक दो दिन के बाद वो भी तो तुमसे काफी वक्त तक मिल नहीं पाएगा। तुम दोनों साथ में ज्यादा वक्त वैसे भी कहाँ बिता पाते हो। अनुराधा सच ही तो कह रही थी। अनुपम के हिसाब से निखिल इस वक्त ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले सकता था, क्योंकि इन 2 दिनों के बाद एक तरफ वो खुद अपने काम में बिजी हो जाने वाला था और दूसरी तरफ कृतिका अपनी फिल्म की शूटिंग में। अगर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लगातार काफी दिनों तक अलग रहेंगे तो एक दूसरे के लिए उनके बीच के प्यार में कमी आ सकती थी। न जाने कितने ही कपल्स एक दूसरे के साथ ठीक ठाक वक्त न बिता पाने के कारण ब्रेकअप कर लेते थे। थैंक्स माँ। अपनी सासू माँ की बात सुन निखिल खुशी से उछल पड़ा। कुछ पल के बाद अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता काफी मजबूत और भरोसेमंद है। मुझे भी तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। इसलिए कृति बेटा, रात में सोने के लिए तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम निखिल के साथ सो सकती हो। सिर्फ सो सकती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ गई ना? निखिल एकदम से हैरान हो गया। वो खुशी के मारे अनुराधा को जोर से गले लगाना चाहता था। वो दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ थी। कृतिका बेचारी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी माँ ने अंदाजा लगा लिया था कि पिछली रात वो निखिल के बेड पर उसके साथ ही सोई थी, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला और वो इस बात को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है। कृतिका इतनी शर्मिंदा थी कि वो अनुराधा की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। शर्म से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके चेहरे को देख अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है,
फिर तुम दोनों बातें करो, मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहने के बाद अनुराधा ने अपना पर्स उठाया और फिर वो बाहर चली गई। इधर निखिल ने अपने घर पर सुलोचना को कॉल किया। उसने कहा कि वो 2 जोड़ी रात में पहनने वाले उसके कपड़े जाधव के हाथों कृतिका के घर पर भिजवा दे। वो आज के साथ साथ आने वाले कल की रात भी कृतिका के साथ उसके घर पर बिताना चाहता था। वैसे तो कृतिका का बेड सिंगल था, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं था कि उसमें 2 लोग एक साथ ना सो सके। जिस दौरान कृतिका नहा रही थी, उस दौरान जाधव निखिल के कपड़े लेकर वहां आ गया। ने उस पर भरोसा कर अपने घर में उन दोनों को एक कमरे में सोने की इजाजत दी थी। ऐसे में वो गलती से भी उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकता था। कृतिका के नहाने के दौरान ही निखिल ने अपने कपड़े बदल लिए। अकेले बोर होने पर टीवी ऑन कर वो स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने लगा। ये लगातार दूसरा दिन था जब निखिल कृतिका को नहाने के तुरंत बाद अपने सामने आते हुए देख रहा था। इस वक्त उसका दिल कृतिका को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अनुराधा कभी भी मार्केट से वापस आ सकती है। इसलिए उसने इस वक्त कृतिका के साथ किसी भी तरह की शैतानी करने की कोई कोशिश नहीं की। वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। जब अनुराधा मार्केट से वापस आई तो वो भी उन दोनों की गपशप में शामिल हो गई। बातें करते हुए वो पूरा दिन यूं ही बीत गया। रात को बेड में सोने से पहले कृतिका ने निखिल को माथे पर किस किया और फिर वो बोली, चलो अब सो जाओ, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। निखिल ने प्यार से जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ ना। तुम्हें देखते देखते मुझे भी थोड़ी देर में अपने आप नींद आ जाएगी। पिछली रात ठीक से नहीं सोने के कारण कृतिका को सच में काफी जोरों की नींद आ रही थी। इसलिए वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। प्यार से उसे देखते देखते जब निखिल की आंखें भी बंद होने लगी तो उसने गहरी नींद में सो चुकी कृतिका के होठों पर एक प्यार भरा किस किया और फिर वो भी सो गया। अगले दिन निखिल खुद ही कृतिका को उसके स्कूल छोड़ने गया। उसे आर्ट स्कूल पहुंचाने के बाद वो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन आ गया। इधर स्कूल में आते ही कृतिका सीधे काउंसलर ऑफिस में चली गई। भावना मैम, मुझे एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है, इसलिए मुझे स्कूल से कुछ महीनों की छुट्टी चाहिए, कृतिका ने कहा। उस काउंसलर के मन में कृतिका की इमेज पहले से ही काफी अच्छी बन चुकी थी, क्योंकि उसने प्रोफेसर अनूप और प्रोफेसर शांभवी को उसके बारे में काफी कुछ अच्छा कहते हुए सुना था। वो दोनों कृतिका के हार्ड वर्क और पोलाइट नेचर से काफी खुश थे, लेकिन कृतिका पहले ही 2 से 3 दिन तक कॉलेज से एब्सेंट रही थी और आते ही उसने फिर से छुट्टी की डिमांड कर दी। अगर उसे यूं ही बात बात पर छुट्टी चाहिए तो उसे स्कूल अटेंड करना ही नहीं चाहिए था। उसे स्कूल से अपना नाम कटवाकर पूरी तरह से फिल्मों में काम करने पर ध्यान देना चाहिए था। उस काउंसलर के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। उसने सख्ती से कहा, कृतिका, हमारे कॉलेज की रूल बुक में ये बात साफ साफ मेंशन की गई है कि कोई भी स्टूडेंट जो अपने 3rd ईयर में नहीं है वो फिल्मों में काम नहीं कर सकता। इसका कारण ये था कि पहले 2 साल में बच्चों को सिर्फ एक्टिंग सिखाई जाती थी, लेकिन आखिरी साल में उनकी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया जाता था। ऐसे में पढ़ाई को पूरा किए बगैर अगर कोई स्टूडेंट फिल्मों में काम करता तो उसकी एक्टिंग स्किल्स में कमी निकालकर क्रिटिक्स उसकी बुराई करते, जिससे कि उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब होती। मैं सच में तुम्हारी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुमने अभी बस कुछ महीने ही क्लास अटेंड की है और बस इतने में ही तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो, भावना सीरियस टोन में बोली। कृतिका, अच्छा रहेगा कि अपने एक्टिंग करियर की तरफ अपने कदम तुम धीरे धीरे बढ़ाओ। तुम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसे तुम्हें मिले एक छोटे से मौके पर मत गवाओ। तुम्हारे लिए अच्छा ये रहेगा कि इस वक्त तुम अपनी एक्टिंग क्लासेस पर ध्यान दो और अच्छे से परफॉर्म करना सीखो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें मिले इस ऑफर को रिजेक्ट कर दो। मैम, अभी कृतिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि किसी की आवाज ने उसकी बात काट दी। भावना मैम, काउंसलर को पुकारते हुए रिया ऑफिस के अंदर आई। कृतिका को वहां खड़ा देख उसकी भौहें उठ गई। कृतिका, तुम वापस आ गई? कृतिका ने हाँ में बस अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या बात है रिया? रिया को देखते ही भावना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। रिया ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वो मुझे ऑफर की गई फिल्म गैंगस्टर महबूबा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये अनाउंस कर दिया गया है कि मैं उनकी फीमेल लीड हूँ। फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए ताकि मैं फिल्म क्रू को ज्वाइन कर सकूं।
कृतिका हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि रिया भी यहाँ स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी मांगने के लिए आई थी। उस काउंसलर का एटीट्यूड कृतिका की तुलना में रिया के प्रति एकदम अलग था। उसने तुरंत उसकी बात मान ली। ठीक है, तुम्हें कब तक के लिए छुट्टी चाहिए? 3 महीने तक के लिए, रिया ने रिप्लाई किया। काउंसलर को इतनी लंबी छुट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी फिल्मिंग जल्दी से जल्दी पूरी करना और ईयर एंड के एग्जाम तक तुम स्कूल वापस आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर रही हूँ। फिर उन्होंने एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और रिया को भरने के लिए दे दिया। इसे जल्दी से भर दो। रिया ने बिना कोई देर किए वो फॉर्म भरा और भावना को वापस कर दिया। थैंक्स मैम। योर वेलकम। मुझे उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग अच्छे से कंप्लीट होगी और तुम जल्द से जल्द वापस स्कूल आ सकोगी। मैंने सुना है कि गैंगस्टर महबूबा एक पुलिस वाले और एक क्रिमिनल लड़की के बीच की प्यार की कहानी है। जब ये रिलीज होगी तो मैं इसे देखने जरूर जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे वापस क्लास में जाना चाहिए, रिया ने रिस्पेक्टफुली कहा। हाँ हाँ जरूर। काउंसलर ने तुरंत उसे वापस जाने की इजाजत दी। रिया के जाने के बाद जब भावना ने कृतिका को देखा तो उसके चेहरे पर से वो मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, जो कुछ पल पहले रिया से बात करते हुए उसके चेहरे पर थी। ठीक है कृतिका, तुम भी क्लास वापस जा सकती हो, काउंसलर ने बेरुखी से कहा और दरवाजे से बाहर जाने का उसे इशारा किया। कृतिका चिढ़ गई। भावना मैम, आपने मेरी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन रिया की लीव एप्लीकेशन आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? कृतिका के सवाल पर वो काउंसलर भड़कते हुए लगभग ये कहने वाली थी कि तुम्हारी औकात कैसी हुई खुद की तुलना रिया से करने की। रिया पहले से ही काफी फेमस थी, जिस वजह से उसे नेशनल फिल्म एकेडमी के चेहरे के रूप में देखा जाता था। गैंगस्टर महबूबा नाम की जिस मूवी में वो काम करने वाली थी, उस फिल्म में तो अपने नाम से ही लोगों का ध्यान अपनी और रिया की तरफ खींच लिया था। अभी से ही ढेर सारे लोग इस फिल्म के फैन बन चुके थे। साथ ही रिया की खुद की फैन फॉलोइंग भी शानदार थी। बात जब ऐसे स्टूडेंट्स की जाती थी जो पहले ही इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना चुके होते थे और जिनका अपना एक बड़ा फैन बेस होता था, उन्हें स्कूल कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर भी ली तो भी वो उसे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। उनके पास ढेरों ऑफर्स होते थे और अगर वो स्कूल के रूल बुक की बात करके उन्हें मिले ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसे में मैनेजमेंट कंपनीज नाखुश होकर स्कूल को लीगल नोटिस भेज देती। वैसे भी जिस मैनेजमेंट कंपनी ने रिया को साइन कर रखा था, वो नेशनल फिल्म एकेडमी में काफी इन्वेस्टमेंट करते थे। इसलिए रिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना स्कूल की पहली प्रायोरिटी थी। इसके अलावा रिया का बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग था। कृतिका, ज्यादा उड़ो मत। कई ऐसी चीजें हैं जिसे हर स्टूडेंट को बताया नहीं जा सकता। वैसे भी तुम रिया के साथ कंपैरिजन किए जाने के लायक नहीं हो। तुम एक मामूली सी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। चुपचाप शांति से स्कूल में अपनी पढ़ाई करो। फिल्मों में काम करने का मौका तुम्हें फ्यूचर में फिर कभी मिल जाएगा। भावना ने इस बारे में कृतिका से पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि उसे किस मूवी में काम करने का ऑफर मिला है। क्या उसे कोई अच्छी मूवी एक्टिंग करने के लिए मिल भी सकती थी? भले ही इससे पहले उसने फाइट क्वीन मूवी में काम किया था, लेकिन उसमें तो वो बस थर्ड लीड का रोल प्ले कर रही थी। उसका रोल फिल्म के लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था। फिल्मों में काम करने वाले ढेर सारे सेलिब्रिटीज भी अच्छी फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन उन तक तो अच्छी मूवीज ऑफर भी नहीं होती थी। ऐसे में कृतिका को कोई अच्छी मूवी कैसे ऑफर हो सकती थी? भावना को लगा कि जो फिल्म कृतिका को ऑफर हुई है वो जरूर कोई वेब फिल्म होगी जिसका बजट काफी लो होगा। इसलिए कृतिका के लिए रूल बुक को ब्रेक करने का काउंसलर भावना का कोई इरादा नहीं था। अगर एक ही क्लास से एक ही वक्त में दो दो स्टूडेंट्स को फिल्म में काम करने के लिए स्कूल से छुट्टी दे दी जाए तो ऐसे में बाकी स्टूडेंट्स की भी हिम्मत बढ़ेगी और वो छुट्टी देने की डिमांड करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो स्कूल की क्लासेस कौन अटेंड करेगा? इसलिए कृतिका की लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करना उसे एकदम सही लगा। कृतिका ने अपना होठ गुस्से से सिकुड़ लिया। भावना मैम, आपने अभी भी मेरी लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ना करने का कारण नहीं बताया है। अगर स्कूल रूल बुक ये कहती है कि थर्ड ईयर से पहले किसी भी स्टूडेंट का फिल्मों में काम करना मना है, तो आपको किसी भी लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रिया के बस एक बार कहने पर से
आपने खुशी खुशी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मेरी एप्लीकेशन तो आपने सिरे से नकार दी। भावना अब कृतिका से चिढ़ने लगी थी। तुम हर बात को दिल पर क्यों ले रही हो? मुझे बस एक सही कारण जानना है और कुछ नहीं, कृतिका ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें कारण जानना है ना? ठीक है, फिर सुनो। रिया को एक महंगे बजट की फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ है। तुम गैंगस्टर महबूबा के बारे में तो जानती ही होगी ना? लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए स्कूल इस तरह की पॉपुलर फिल्म में काम करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को भूल से भी नहीं रोकेगा। किसी भी स्टूडेंट को ऐसे शानदार अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं मिल जाती। साथ ही इस तरह की फिल्म हमेशा हिट होती है। ऐसे में हमारे स्कूल का कोई स्टूडेंट उस फिल्म में होगा तो उसके फिल्म में काम करने के कारण हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा। लोगों के बीच हमारे स्कूल की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। भावना आगे कृतिका का मजाक उड़ाती हुए बोली, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें अपने पाँव को उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी तुम्हारे पास चादर है। अभी तुमने अपनी क्लासेस शुरू की ही है, तुम्हें तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं आती होगी, और कुछ गिने चुने क्लासेस कर लेने भर से तुम एक्टिंग में पारंगत तो नहीं हो गई हो ना? ऐसे में तुम्हें मिलने वाली मूवी अच्छी तो हो नहीं सकती। जरूर कोई लो बजट की घटिया मूवी मिली होगी तुम्हें। कृतिका, मेरी बात मानो, जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। बस थोड़ा सा नाम कमाने के लिए तुम्हें किसी भी बेकार की फिल्म में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम फिल्मों में काम करने के लिए मिले इस ऑफर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हें ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करने में चूजी बनना होगा, ताकि जब भी तुम कोई ऑफर एक्सेप्ट करो तो वो एक अच्छे से फिल्म के लिए हो। किसी वेब फिल्म में काम करने से तुम्हारे करियर को कुछ खास फायदा नहीं होगा। इस वक्त तुम्हें अपने पांव जमीन पर रखने चाहिए और फिल्मों में काम करने के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। भावना मैम, मैंने कब कहा कि मैं किसी लो बजट की फिल्म में काम कर रही हूँ? खुद से ही अंदाजा लगाकर एक लंबा भाषण देने वाली भावना को कृतिका हैरानी में देख रही थी। ये औरत सनकी हुई है क्या? उसने अभी तक फिल्म के बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन उस काउंसलर ने खुद से ऊट-पटांग अंदाजा लगाकर उसका मजाक उड़ाया और उसकी इंसल्ट भी कर दी। किसी एक को फेवर करना अलग बात थी, लेकिन भावना ने तो हद ही कर दी। तुम अब भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो? भावना बिफर उठी। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। तुम्हारे अच्छे मैनर्स की प्रोफेसर शांभवी और प्रोफेसर अनूप ने तारीफ की थी, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तुम्हें समझाने की लाख कोशिशें की मैंने, लेकिन तुम तो मेरी बात समझना ही नहीं चाहती। आज इस फिल्म को करने की तुम्हारी जिद बाद में तुम्हें ही महंगी पड़ने वाली है, और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आखिर हूँ तो मैं तुमसे बड़ी ही ना। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर मैं पछताने का इंतजार करूंगी। मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं मुझे ऑफर हुए फिल्म में काम कर सकूं, कृतिका ने कहा। और मैं जिस फिल्म में काम कर रही हूँ वो कोई वेब फिल्म नहीं है और ना ही लो बजट फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर तल्पेश है। तल्पेश? पहले तो भावना चौंक उठी, फिर जैसे ही उसे याद आया कि तल्पेश कौन है, वो बिफरते हुए बोली, वो एक बी लिस्ट एक्टर था ना। एक्टिंग में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो डायरेक्शन में क्या खास सक्सेस हासिल करेगा? भावना शिकायती लहजे में गरजते हुए बोली, ना जाने खुद को क्या समझने लगा है वो। पैसे कमाने के लिए बेकार सी कोई वाहियात फिल्म बनाकर ऑडियंस को बस उल्लू बनाएगा ये इंसान, और कुछ नहीं। भावना मैम, बिना कुछ जाने आप ऐसी वाहियात बातें तल्पेश सर के लिए कैसे कह सकती हैं? अब कृतिका उस औरत की बकवास को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तल्पेश ने अपनी फिल्म के लिए किसी बड़े नामी गिरामी एक्टर्स को बस इसलिए साइन नहीं किया था ताकि फिल्म को बनाने में लगने वाले खर्च के साथ उसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। वो फिल्म की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था। अगर उसे बस पैसे ही कमाने होते तो वो कोई बड़े पॉपुलर एक्टर को फिल्म में कास्ट करता, जो पहले सप्ताह फिल्म में अपनी प्रेजेंस के दम पर ही ऑडियंस को थिएटर में खींच लाते। तल्पेश के लिए उस काउंसलर के मुंह से बुरी बातें सुनकर कृतिका को काफी खराब लगा। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो बिना किसी सबूत के लोगों को बदनाम करने पर तुले रहते हैं। भावना उस इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी जो इस फिल्म को बनाने में अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई फिल्म में लगा देने वाला था। अच्छा, और क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं उसके बारे में कुछ भी क्यों ना कहूँ?
कुछ पल पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया था? यही ना कि तुम में टैलेंट है, जिसे तुम्हें किसी छोटे-मोटे फ़िल्म में काम करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम अपनी लो बजट की फ़िल्म को रिया की बिग बजट फ़िल्म से कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? अगर तुम दोनों की फ़िल्म एक साथ रिलीज़ कर भी दी जाए, तो तुम्हारे डायरेक्टर की वजह से तुम्हारी फ़िल्म एक दिन भी थिएटर में नहीं टिकेगी। इस सब के बावजूद भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हूँ और तुम लोगों के साथ गलत कर रही हूँ। सच में 2 दिन पहले तक भावना के मन में कृतिका की इमेज काफी अच्छी थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। भावना, क्यों बात को इतना खींच रही हो? वहां मौजूद बाकी के काउंसलर ने उससे कहा। वो अभी भी एक स्टूडेंट है, जिसमें नादानी और फिल्मों में काम करने की बेचैनी कोट कोट कर भरी हुई है। उसे आराम से समझाने की कोशिश करो, वो तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगी। हाँ कृतिका, तुम्हारी काउंसलर ये तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही है। इस स्कूल में आने वाला हर स्टूडेंट फिल्मों में काम कर जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहता है। तुम उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह हो और खुद को मिले एक छोटे से मौके को लपक लेना चाहती हो। लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम अभी भी काफी यंग हो, जिसे इस इंडस्ट्री के दूसरे पहलू के बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए अपने काउंसलर की बात मानो। आप सभी का शुक्रिया, पर मैं कल्पेश सर को जुबान दे चुकी हूँ। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही फिल्म की शूटिंग एक वीक के लिए टाल दी है। ऐसे में मैं अब तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि इतनी मुश्किल भरी घड़ी में मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। साथ ही वो दिवाकर सर थे, जो खुद मेरे पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें मुझसे फेवर चाहिए था। उनकी बात तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं डाल सकती। रही बात फिल्म की, तो मुझे तल्पेश सर पर भरोसा है। वो डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। कृतिका इस बात से खुश थी कि बाकी के काउंसलर सच में उसका भला चाहते थे। वो सभी काउंसलर्स ये सुनकर शॉक्ड हो गए कि दिवाकर ने खुद कृतिका को कल्पेश की फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। अगर सच में ये ऑफर दिवाकर कृतिका के पास लेकर आया था, तो इसका सीधा सा मतलब यही था कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद कृतिका फिल्म में काम करने से पीछे नहीं हट सकती। भले ही अब वे सब कृतिका की लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहते थे, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं था। कृतिका की क्लास की काउंसलर भावना थी, इसलिए आखिर में फैसला तो उसे ही लेना था। उसे लग रहा था कि कृतिका उन सबसे झूठ बोल रही है। इससे पहले तो उस लड़की ने बस ये कहा था कि उसे एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। उसने एक बार भी ये मेंशन नहीं किया कि ये ऑफर उसके पास दिवाकर लेकर आया था। कहीं कृतिका ने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने के लिए तो ऐसा नहीं किया। वो उसे उसके सभी कलीग्स के सामने शर्मिंदा कर रही थी। आज से पहले उसे लेकर वो सच में अंधी थी, जो वो ये सोच रही थी कि कृतिका एक अच्छी स्टूडेंट है। दिवाकर का नाम लेकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि खुद डायरेक्टर दिवाकर तुम्हारे पास तलपेश की फिल्म का ऑफर लेकर आए थे? उन्हें तुम्हारे पास आना भी था, तो वो अपनी किसी फिल्म का ऑफर लेकर तुम्हारे पास आते। किसी और डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का ऑफर लेकर उन्हें तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे भी वो एक फेमस डायरेक्टर था, उसे कृतिका जैसी लड़की के फेवर की जरूरत कभी पड़ ही नहीं सकती। खुद को ज्यादा ही बड़ी 30 माह खां समझ रही है ये लड़की। जैसी रेपुटेशन डायरेक्टर दिवाकर की फिल्म इंडस्ट्री में है, वैसे में वो जिसे चाहे उसे अपनी फिल्म में काम करने को कह सकते थे। यहाँ तक कि शौर्य सिंह जैसा टॉप लेवल का एक्टर भी उनके ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। एक्ट्रेस की बात की जाए तो अन्वेषा तक को दिवाकर की एक कॉल भर में उसके फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। भावना सब कुछ एक लॉजिक के तहत सोच रही थी। इधर कृतिका अपनी काउंसलर भावना पर इतना गुस्सा थी कि वो गुस्से से खिलखिला उठी। क्या इस तरह से घमंडी लोग भी दुनिया में होते हैं? नेशनल ड्रामा एकेडमी का काउंसलर जावेद थी, जरूरत से ज्यादा घमंडी था। और अब यहाँ नेशनल फिल्म एकेडमी में काउंसलर भावना भी बिल्कुल उसी की तरह घमंडी निकली। इधर अपनी ही सोच में खोई हुई भावना को लगा कि चूंकि कृतिका ने एक बार दिवाकर के फिल्म में काम किया था, इसलिए वो इस वक्त उस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। जरूर उसे लगा होगा कि दिवाकर का झूठा नाम लेने पर मैं उसे स्कूल से छुट्टी दे दूंगी। उसे अब कृतिका की कैरेक्टर तक पर शक होने लगा था। अपनी सोच को उसने छुपाया भी नहीं और तुरंत कृतिका पर दिवाकर का नाम लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। भावना की बात सुन वहां मौजूद बाकी के काउंसलर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस बार भावना ने सच में अपने लिमिट क्रॉस कर दी थी। भावना आंख उगलते हुए बोली,
अगर तुम्हें फिल्मों में काम करने की इतनी ही बेचैनी है तो ठीक है, आगे से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम शांति से मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। उसके बाद तुम जिस भी फिल्म में चाहो उस पे काम कर सकती हो। जब स्कूल के बने रूल्स मानने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम्हें स्कूल में रहने का कोई हक भी नहीं। आई विल सस्पेंड यू। समझ रही हो ना तुम? गुस्से से आग बबूला होती जा रही कृतिका के चेहरे पर अचानक से एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। बात रिया की हो तो उसे स्कूल के रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब बात मेरी हो तो मुझे हर रूल को फॉलो करना होगा। बात सिर्फ स्कूल रूल्स की है तो ये यहाँ के हर स्टूडेंट पर लागू होती है, सिर्फ मुझ पर नहीं। अगर सभी इसे फॉलो करते हैं तो मैं भी चुपचाप इसे फॉलो करूंगी, लेकिन किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद भी आप कहेंगी कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दोगी। मैं, मेरी सभी क्लासमेट्स और बाकी के सभी स्टूडेंट्स इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप रिया की हेल्प करती हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए आप मेरे सपनों का गला नहीं काट सकती। ना रिया की हेल्प कर रही है, इस बात से कृतिका का मतलब क्या था? क्या हो रहा है यहाँ? किस बात को लेकर बहस हो रही है तुम दोनों के बीच? अनूप जो अपने ऑफिस में था उस तक उन दोनों के बीच हो रही बहस की आवाज सुनाई दे गई। अनूप सर, भावना बेरुखी से चिल्लाई। पहले तो आपने कहा था कि ये लड़की एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ उससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ भी आपने इसके बारे में कहा था वो सब गलत था। अरे हुआ क्या, पहले ये कोई बताएगा मुझे? अनूप पूरी तरह से कंफ्यूज था। स्कूल ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद अभी 2 दिन पहले ही इस लड़की ने मुझसे ये कहकर स्कूल से छुट्टी मांगी कि उसके घर में कोई बीमार है। मुझे लगा कि ये सच बोल रही है, इसलिए मैंने इसे छुट्टी दे दी। और अब 2 दिन के बाद स्कूल वापस आते ही ये फिर से छुट्टी मांग रही है। इस बार इसे 1-2 दिन की नहीं बल्कि कुछ महीने की छुट्टी चाहिए, किसी फिल्म में काम करने के लिए। अब तो मुझे शक हो रहा है कि 2 दिन पहले क्या सच में इसके घर में कोई बीमार था, या फैमिली मेंबर के बीमार होने का बहाना बनाकर ये इसे ऑफर हुए फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी। भावना कृतिका की इंसल्ट करती हुए बोली। स्कूल के रूल्स से तो आप खुद भी वाकिफ हैं अनूप सर। 3rd ईयर में आने से पहले कोई भी स्टूडेंट खुद को ऑफर हुए फिल्म या शो में काम करने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसकी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर क्या था, इसने तो तमाशा ही खड़ा कर दिया। भावना मैम, एक बात मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं किया है। मुझे बस एक कारण जानना है। रिया खुद भी मेरे सामने ही एक फिल्म में काम करने के लिए आपसे 3 महीने की छुट्टी मांगने के लिए आई थी। उसे तो आपने बिना किसी सवाल जवाब के छुट्टी दे दी। फिर मुझे छुट्टी ना देने का आपका कारण क्या है? बस एक सही कारण मुझे बता दीजिए, फिर मैं वापस से अपने क्लास में चली जाऊंगी। ये कोई बड़ी बात तो नहीं। आपने मुझसे कहा कि रिया फेमस है, इसलिए आपने उसे छुट्टी दे दी। तो फिर मेरी लीव एप्लीकेशन की बात पर आपको स्कूल के रूल्स कैसे याद आने लग गए? रूल्स सबके लिए एक होते हैं और हर किसी को उसे फॉलो करना होगा, चाहे वो फेमस हो या ना हो। मैंने आपको ये भी कहा कि मेरी फिल्म के डायरेक्टर तलपेश है और मेरे पास इस फिल्म का ऑफर खुद दिवाकर सर लेकर आए थे। फिर भी आप मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि तलपेश सर को आपने बी लिस्ट का वाहियात एक्टर कह दिया। क्या सोचकर उनके बारे में ऐसा कहा आपने? कृतिका जानती थी कि वो गलत नहीं है, और जहां वो गलत नहीं होती थी वहां उसका सिर किसी भी कीमत पर झुक नहीं सकता था। जब अनूप ने कृतिका की बात सुनी तो वह समझ गया कि काउंसलर भावना कितनी बड़ी बेवकूफ है। वो क्या सोच रही थी? कुछ खास स्टूडेंट स्कूल के लिए एक्सेप्शन थे, लेकिन उन्हें दिया जाने वाला फेवर अकेले में चुपचाप बाकी स्टूडेंट से छुपा कर दिया जाता था। ऐसे किसी भी स्टूडेंट के सामने तो कभी भी नहीं। ऐसे तो वो स्टूडेंट्स को खुद को ब्लैकमेल करने का मौका दे रही थी। और तो और उसने तलपेश को बी लिस्ट एक्टर तक कह दिया। ये बात सच थी कि पॉपुलैरिटी के मामले में वो एक बी लिस्ट एक्टर ही था, लेकिन उसने कभी भी कोई घटिया फिल्म नहीं की, ना ही अपने एक्टिंग करियर के दौरान वो किसी स्कैंडल में फंसा। ऐसे इंसान को वाहियात कहने से पहले काउंसलर ने एक बार भी कुछ सोचा क्यों नहीं? अगर तलपेश के कानों तक भावना की कही बात पहुंच गई तो इससे नेशनल फिल्म एकेडमी की इमेज उसकी नजरों में खराब हो जाएगी। साथ ही दिवाकर जैसे फेमस डायरेक्टर के ऑफर को कौन ठुकरा सकता था? क्या तुमने तल्पेश और दिवाकर का नाम भावना के सामने मेंशन किया था? अनूप ने सवाल किया। हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था।
कृतिका ने जवाब दिया। जब तुमने मुझसे कहा कि फिल्म की डायरेक्टर तल्पेश है, तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास था। लेकिन जब तुमने ये कहा कि डायरेक्टर दिवाकर खुद तुम्हारे पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे, तो मैं समझ गई कि तुम झूठ बोल रही हो। भावना चिढ़ते हुए बोली, दिवाकर की एक फिल्म में काम कर लेने भर से उसके साथ तुम्हारा रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो गया कि वो खुद तुम्हारे लिए फिल्म के ऑफर लेकर आने लगे? भावना मैम, अनूप ने धीमी आवाज में कहा, आप जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं। हाँ, अपना मुंह ऐंठते हुए भावना दूसरी तरफ देखने लगी। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी और अब इस बहस से बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये बात मैं भी जानता हूँ कि तल्पेश काफी वक्त से एक मूवी डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे यकीन है कि वो जरूर एक अच्छी मूवी बनाएगा। इस हिसाब से उसकी फिल्म में काम करने का मौका मिलना कृतिका के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अनूप ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। वैसे तो स्कूल के नियमों के मुताबिक ईयर 1 और ईयर 2 के स्टूडेंट्स का फिल्मों में काम करना मना है, लेकिन इस नियम के पीछे की सच्चाई ये है कि एक्चुअल में हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं स्टूडेंट्स जल्दबाजी में किसी गलत फिल्म को साइन कर अपना करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ना कर ले। लेकिन अगर उन्हें मिली अपॉर्चुनिटी सच में बहुत अच्छी होती है, तो हम उन्हें मिले मौके को बर्बाद नहीं जाने देते। फिर प्रोफेसर अनूप ने काफी पोलाइट होते हुए भावना से कहा, भावना मैम, आपको कृतिका की लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। भावना अब मुश्किल में आ गई थी। अनूप उसका कलीग था, उसकी बात सबके सामने टालकर वो उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकती थी। कृतिका स्कूल की बस एक स्टूडेंट थी, लेकिन अनूप नहीं। उसके साथ मिलकर उसे आगे भी फ्यूचर में स्कूल में ही काम करना था। कृतिका, एक ही वक्त में एक ही क्लास से दो दो स्टूडेंट्स को एक साथ छुट्टी देना एक मुश्किल काम है। ऐसे में बाकी के स्टूडेंट्स भी क्लास करने को सीरियस ना होकर फिल्म या टीवी शो में काम करने के लिए स्कूल से छुट्टी लेने के लिए मेरे पास आने लगेंगे। भावना परेशानी का दिखावा करते हुए बोली, चूंकि अनूप सर की बात को मैं टाल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारी छुट्टी भी मंजूर करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझसे माफी मांगोगी। कृतिका झल्ला उठी। माफी? मैंने गलत क्या किया है जो मैं आपसे माफी मांगू? अनूप भी भावना पर झल्ला उठा, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं। वो उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी। ऐसे में एक कलीग होने के नाते वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था। तुम अब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो? भावना गुस्से से बोली। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। वो आप थी जो उटपटांग की बातें सोचकर तब से मुझे डांट रही थी। यानी कि जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं आपसे माफी किस लिए मांगू? जो गलती उसने की ही नहीं थी उसे वो कैसे मान लेती? सॉरी बोलकर छुट्टी लेना ये कृतिका को गवारा नहीं था। जो गलत है सो गलत है और जो सही है वो सही है। वाह वाह वाह! भावना गुस्से से अनूप की तरफ देखते हुए बोली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनूप, तुमने देखा ना कि ये कैसे अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। उसकी बात सुन अनूप मन ही मन भावना पर बिफर पड़ा। वो औरत कृतिका के लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद अनूप इतना तो समझ गया था कि इस बहस के होने में कृतिका की कोई गलती नहीं थी। वो ईमानदारी से छुट्टी मांगने आई थी। भावना ने उसके सामने रिया को छुट्टी दे दी, लेकिन उसे छुट्टी देने से इनकार कर दिया। अब इतनी बड़ी बेवकूफी के बाद भी वो बात को इतना आगे कैसे बढ़ा सकती थी? साथ ही उसने कृतिका को झूठ भी कहा। कोई भी इंसान खुद को बेमतलब का लायर कहे जाने पर गुस्सा हो ही जाएगा। कृतिका की बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। भावना मैम, आप मेरी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर रही हैं या नहीं? नहीं, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांग लेती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। भावना गरजते हुए बोली। ठीक है। कृतिका एकदम से शांत हो गई, कुछ इस तरह जैसे उसे कभी भावना पर गुस्सा आया ही नहीं था। कृतिका को इस कदर शांत देख भावना सोच में पड़ गई। उसने कृतिका की फिल्म में काम करने के मौके को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद भी वो किसी तालाब के पानी की तरह शांत थी। न जाने क्यों, पर कृतिका को इस तरह से शांत देख भावना का दिल बेचैन हो उठा। उसे लगने लगा कि जरूर कृतिका के पास कोई ऐसी चाल है जिसे वो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसने जोर से अपना सिर हिलाया। कृतिका एक सिंपल लड़की थी, उसके पास कौन सी चाल हो सकती है जो वो उसके खिलाफ चलेगी? इस दौरान कृतिका अनूप की तरफ पलट गई।
मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू प्रोफेसर अनूप, और मेरी वजह से जो आपका कीमती वक्त बर्बाद हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अनूप की वजह से भावना उससे एक सॉरी कहलवाकर उसकी लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई थी। ये बात कृतिका के लिए काफी मायने रखती थी, लेकिन चूंकि कृतिका ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उसने उसे सॉरी कहना जरूरी नहीं समझा। लेकिन वो अनूप के इस हेल्प को भी कभी भूलने वाली नहीं थी। कृतिका का उसे थैंक्स और सॉरी कहना अनूप को हैरान कर गया, क्योंकि देखा जाए तो वो उसकी हेल्प करने में नाकामयाब रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद कृतिका तुरंत काउंसलर ऑफिस से बाहर आ गई और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगी। प्रिंसिपल की सेक्रेटरी उदिता ने कृतिका को देखते ही काफी पोलाइटली उससे सवाल किया, कृतिका, क्या तुम प्रिंसिपल सर से मिलने आई हो? हाँ उदिता मैम, क्या वो अपने ऑफिस में है? कृतिका ने सवाल किया। हाँ वो यही है, कहते हुए उदिता ने आगे बढ़कर प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे पर 3 बार नॉक किया। प्रिंसिपल सर, मिस कृतिका आपसे मिलने के लिए आई है। कृतिका का नाम सुनते ही गौतम अपनी चेयर से उठकर तेज कदमों से ऑफिस के दरवाजे के पास आया। कृतिका, तुम यहाँ आओ, आओ, अंदर आओ। कृतिका के अंदर आने के बाद गौतम ने उदिता से कहा, उदिता, हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आपको बेकार में मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी। कृतिका ने तुरंत कॉफी के लिए उदिता को मना किया। परेशानी कैसी, ये मेरा काम है कृतिका, डोंट वरी, उदिता ने प्यार से कहा और ऑफिस से बाहर निकलकर कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ी। उदिता के वहां से जाने के बाद प्रिंसिपल गौतम ने सवाल किया, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है कृतिका, तुम यहाँ कैसे? मुझे डायरेक्टर तल्पेश की मूवी में लीड रोल ऑफर हुआ है। ऐसे में मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए होगी, लेकिन मेरे लाख रिक्वेस्ट के बाद भी हमारी क्लास की काउंसलर भावना मैम ने रोल्स का बहाना बनाकर मेरी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कृतिका ने काउंसलर ऑफिस में हुई सारी बातें डिटेल में गौतम को बता दी। गौतम हैरान हो गया। कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जरूर थे स्कूल में, पर फिल्म में काम करने के लिए मिले किसी अच्छे ऑफर पर कुछ स्टूडेंट्स पर से उन रूल्स को हटा लिया जाता था, खासकर तब जब फिल्म में काम करने के लिए उसके स्कूल के स्टूडेंट को लीड रोल ऑफर हुआ हो। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, गौतम ने कहा। थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी भावना को यहाँ बुलाता हूँ। चूंकि उदिता कॉफी लाने के लिए गई हुई थी, इसलिए गौतम ने खुद ही काउंसलर ऑफिस में कॉल किया। भावना, मैं प्रिंसिपल गौतम बोल रहा हूँ। भावना फोन पकड़े तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हो गई। हेलो हेलो सर, मेरे ऑफिस में आइए, गौतम ने कहा। भावना तुरंत बेचैन हो उठी। प्रिंसिपल सर, क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है? डरिए मत, छोटी सी बात है, ऑफिस में आ जाइए, फेस टू फेस डिस्कस कर लेना ज्यादा सही रहेगा। गौतम एक एक्सपीरियंस्ड बंदा था, वो फोन पर ही भावना को सब कुछ कैसे बता सकता था। लेकिन उसकी बात सुनकर भावना और भी ज्यादा बेचैन हो गई। वो लगभग भागते हुए गौतम के ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उदिता प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल रही थी। शायद वो अंदर कॉफी पहुंचाने गई थी। भावना, आप आ गई, प्रिंसिपल सर ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं, उदिता ने भावना को देखते ही कहा। भावना ने उदिता के करीब आकर धीमी आवाज में सवाल किया, उदिता, क्या आपको पता है कि प्रिंसिपल सर ने मुझे क्यों अपने ऑफिस बुलाया? क्योंकि गौतम ने उदिता के एब्सेंस में भावना को कॉल किया था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सॉरी भावना, मुझे सच में नहीं मालूम। जब उन्होंने तुम्हें कॉल किया उस वक्त मैं उनके लिए कॉफी लाने कैफेटेरिया गई हुई थी। ऐसे अभी कुछ पल पहले उन्हें देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो जरा भी गुस्सा है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उदिता की बात सुनने के बाद भावना को थोड़ा सुकून मिला और उसने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, अंदर से गौतम की आवाज आई। भावना ने अंदर आते ही गौतम का अभिवादन किया। प्रिंसिपल सर, क्या बात है, आपने? वो कहना चाहती थी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन बेचारी की आवाज गले में ही अटक गई। वो एकदम से चौंक गई। उसने उसके चौंकने का कारण कृतिका को आराम से प्रिंसिपल के ऑफिस में चेयर पर बैठकर कॉफी पीते हुए देखना था। वो इस बात से और भी ज्यादा शॉक्ड थी कि प्रिंसिपल ऑफिस में होने के बाद भी कृतिका काफी रिलैक्स थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भावना ने उससे सवाल किया। कृतिका ने आराम से कॉफी की एक्सेप्ट ली, जैसे भावना का उससे सवाल करना कोई इम्पोर्टेंट बात थी ही नहीं। कुछ भी नहीं, बस आपने मेरी लीव एप्लीकेशन अप्रूव नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रिंसिपल सर से ही छुट्टी मांग लो।